नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए अपनी पसंदीदा लेखिका डॉक्टर संगीता झा की लिखी हुई कहानी विजयादशमी सिंदूर खेला। मेरी ज़बानी। मैं हूँ सीमा सिंह। बाप रे, मैं दशहरा के दिन रांची छोड़ नागपुर में। माई फुट, मैं नहीं जा रही। दशहरा 25 सितंबर, मेरे क्वार्टरली एग्ज़ाम 28 से हैं। इस बार हम सब सहेलियों का विजयादशमी के दिन पंडाल में धूमधाम से सिंदूर खेला का प्रोग्राम है। अगले साल श्रुति अंडरग्रेड के लिए यूएस में रहेगी। मेरा एडमिशन कहाँ होगा? बाकी सारे फ्रेंड्स का भी कुछ पता नहीं कहाँ रहेंगे। होली के समय या तो हम फाइनल एग्ज़ाम या फिर एंट्रेंस की तैयारी में लगे हुए रहेंगे। सारी बातों को सोचते हुए हम सब ने मिलकर ही ऐसा प्रोग्राम बनाया है। मैंने ज़ोर ज़ोर से पैर पटकते हुए कहा। पापा ने भी उतनी ही सख्ती से फरमान जारी किया। ना जाओ, सोच लो। अवनी, तुम्हारी मीतू बुआ क्या सोचेंगी? उनका 50वां जन्मदिन है जो जीवन में एक बार ही आता है। उनके बच्चे और फूफा जी बड़े ज़ोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं। तुम्हें भी एक ज़ोरदार स्पीच देनी है जो बुआ ने सजेस्ट कर प्रोग्राम में रखवाई है। भूल गई बुआ को? तुम उनके बच्चों से भी ज़्यादा प्यारी हो। तुम्हारी कमी से उनके पूरे परिवार को दुख पहुँचेगा। तुम तो टॉपर हो, अभी पढ़ लो। हम लोग भी 24 को निकल 25 की सुबह सुबह नागपुर पहुंचेंगे और 26 रात वहां से चल 27 की सुबह यहाँ। सारा प्रोग्राम तुम्हारे क्वार्टरली एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखकर ही बनाया है। मैं भी पशुपेश में पड़ गई और सारा बचपन याद आ गया। मैं 6 साल की थी जब बुआ की शादी हुई थी। मेरी पैदाइश के 1 महीने बाद माँ को निमोनिया हो गया था, जिससे मेरे रख रखाव की जिम्मेदारी बुआ के पर आ गई थी और उन्होंने अपनी विदाई तक बड़ी वफादारी से जो निभाई भी। बुआ की शादी हमारे पुश्तैनी गांव में हुई थी। इससे उनकी विदाई बड़ी सुंदर घोड़ा गाड़ी में हुई थी। मैं तो फूफा जी से जल सी गई थी और एक पत्थर हाथ में ले उस घोड़ा गाड़ी के पीछे दौड़ी थी, जिसका बखान फूफा जी आज तक अपने बच्चों से करते हैं। करूं तो क्या करूं? रांची कलकत्ता के पास होने से और साथ ही हमारी कॉलोनी में लगभग 80% बंगाली होने से हम लोगों के लिए दुर्गा पूजा और विजयादशमी का सिंदूर खेला बहुत मायने रखता था। रांची से नागपुर पहुंचने में 18 घंटे लगते थे और उन दिनों तो इतनी फास्ट ट्रेन भी नहीं हुआ करती थी। मेरी सारी सहेलियां भी उदास हो जाएंगी। ये बुआ की कोई गलती तो नहीं थी कि उनका 50वां जन्मदिन दशहरे के दिन पड़ रहा था। पापा मेरा मन बहलाने के लिए कह रहे थे कि सुबह सुबह पहुंच जाएंगे, लेकिन मुझे भी मालूम था कि शाम के 4 बजे तक पहुंचेंगे। मेरी क्लासेस भी चल रही थीं, इसलिए 24 के पहले जाया भी नहीं जा सकता था। नहीं तो मैं पहले पहुंचकर कम से कम अपने फुफेरे और चचेरे भाइयों के साथ सिंदूर खिला कर लेती। मैं तो बचपन में बुआ की लाल परी थी और फूफा जी उस राक्षस की तरह थे जो परी के पंख यानी बुआ को उससे अलग कर देता है। मैंने बचपन याद कर सारे दुष्ट विचारों को एक झटके में खुद से अलग कर दिया और चुपचाप मिशन 50 वाले ग्रुप में शामिल हो गई। जब दिल के अरमानों की बलि चढ़ा ही दी है तो मिशन का ही मज़ा ले लिया जाए। ऊपर से नीचे सारे लोग मुझसे कह रहे थे, फैमिली इज़ आफ्टर फैमिली, ब्लड इज़ ऑलवेज थिकर देन वाटर। फिर पता चला कि 24 की सुबह सुबह हम रांची से कलकत्ता जाएंगे। बड़ा बाज़ार से बुआ की बताई चीज़ें खरीदकर शाम को हावड़ा बॉम्बे मेल से नागपुर जाने का प्लान था। हावड़ा बॉम्बे मेल का नाम सुनकर दिल को थोड़ी ठंडक पहुंची। नवमी का दिन होने से सेकंड एसी कंपार्टमेंट की टिकटें भी आसानी से मिल गईं। मैंने खुद को एसी की ठंडक और पर्दों का सोच बहलाने की कोशिश की। बचपन से बने दोस्तों को मायूस कर मैं अवनी खून के रिश्तों का मान रखने में लग गई। मैंने माँ से बुआ द्वारा मेरे 16वें जन्मदिन में दी गई चेन पहनकर जाने की बात की। पहले मना करने के बाद मुझे इजाज़त मिल गई। 24 की शाम हम सब कलकत्ता से बॉम्बे जाने वाली मेल के एसी कोच में बैठ गए। मन ही मन बड़ी झुंझलाहट हो रही थी। सारी रात बर्थ पर करवटें ही लेती रही। पिछली विजयादशमी का सिंदूर खेला और इस बार जो छूटा वो ही दिलो दिमाग पर सवार था। पूरे भारत में दशहरा श्री रामचंद्र की रावण की विजय के स्वरूप में मनाते हैं। वहीं बंगाल में विजयादशमी दुर्गा जी द्वारा महिषासुर के वध की खुशी में सिंदूर खेल के मनाया जाता है। सच कहा जाए तो अच्छाई की बुराई की जीत ही तो है।
25 तारीख सुबह 10 बजे भी सभी खर्राटे लेकर सो रहे थे। मैं ऊपर की बर्थ से अनमनी सी नीचे उतर सीधे मुंह धोने के लिए शौचालय चली गई। उसके बाद अपनी सीट के पास वापस आ नीचे लगे दर्पण में अपने आप को देख बाल ठीक करने लगी। अचानक लगा पीछे से 2 आंखें पीछा कर रही थीं। अरे वाह, वो आंखें तो मेरी आंखों के प्रतिबिंब से ही आंखें लड़ा रही थीं। कुछ पल मैं ठहरी, झिझकी और अपनी आंखों को सावधान किया। उन आंखों को धमकी भी दी। जीवन में पहला मौका था कि किन्हीं आंखों ने न केवल मेरी आंखों का पीछा किया बल्कि बड़ी ढिठाई से मैदान में डटी रहीं। बड़ी देर तक आंखों ने उन कातिलाना आंखों की अवहेलना की, लेकिन तभी आंखों पर दिल हावी हो गया। दिल को मनाना मुश्किल ही नहीं, उस घड़ी में नामुमकिन सा लगा। फिर दिल से आवाज़ आई, चलो आगे देखा जाएगा। आंख लड़ाने में कौन सी इज्जत लुट जाने वाली है? ऐसा तो सिर्फ शिवानी के नॉवेल में ही पढ़ा था। फिर क्या था, मैंने भी आंखों को बिना पीछे देखे महसूस किया कि वो आंखें भी मेरे पीछे ही थीं। मैं बाहर वाले वॉश बेसिन के आईने के सामने खड़ी हो गई। वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। एक तो विजयादशमी की वजह से कई सीटें खाली थीं और सभी यात्री अपनी दैनिक क्रिया से निपट अपनी सीट पर जा आराम फरमा रहे थे। ये पूरी बोगी नागपुर जाने वाली थी और हम शाम 4 बजे नागपुर पहुंचने वाले थे। इससे शौचालय के सामने वाली जगह पर केवल मैं थी और वो 2 आंखें। तब तक आंखों के स्वामी की तरफ मेरी नज़र ही नहीं गई थी। आंखों को आंखों से हटाकर देखा तो पाया सामने एक स्मार्ट, हैंडसम, अच्छी पोशाक पहने, शायद मुझसे उम्र में कुछ बड़ा लड़का खड़ा था। वो मुझे अपलक निहार रहा था। ध्यान से देखने पर पाया ठीक शिवानी की परिकथाओं के नायक सा था। उसके पास से आने वाली खुशबू भी बड़ी मादक सी थी। अचानक मैं कुछ समझ पाती। उसने अपने जेब से एक रुमाल निकाला जिसमें एक पुड़िया में लाल सिंदूर था। उसने पुड़िया खोल सारा सिंदूर मेरे मुंह पर मल दिया। उन्हीं हाथों से वो मेरी गर्दन सहलाने लगा। मैं चाह कर भी उसे रोक नहीं पाई और जीवन में पहली बार एक अजीब से रोमांच को अनुभव किया। मुझ पर तो उन आंखों की खुमारी छाई हुई थी। वो बड़ी देर तक मेरी गर्दन पर हाथ फेरता रहा। ऊपर से नीचे हो रही सिहरन को मैं नज़रें झुकाए महसूस करती रही। ठीक उसी समय शायद मेरी सहेलियां भी रांची में सिंदूर खेला खेल रही थीं। जिंदगी का पहला अनुभव, वो भी सिंदूर खेला के दिन, और तो और ट्रेन के शौचालय के सामने। कुछ अजीब सी परिस्थिति थी। मैंने शर्माकर धत कहा और बिना पीछे देखे दौड़कर कंपार्टमेंट के अंदर आ गई। अपनी सीट पर धम्म की आवाज़ के साथ बैठ गई। इस बार शायद शर्म के मारे वो आंखें मेरे पीछे नहीं आईं। मेरी सांसें जोर जोर से चल रही थीं और थमने का नाम ही नहीं ले रही थीं। ये किसने तुम्हें इस तरह सिंदूर लगाया? माँ चिल्लाई। पता नहीं माँ, वो कौन था? मैंने धीरे से जवाब दिया। फिर हल्के हल्के हाथ फेर मैंने गालों और गर्दन पर लगे सिंदूर को ना चाहते हुए भी मिटाने की कोशिश की। 2 बार हाथ गर्दन पर फेरने पर दिल धक से रह गया। माँ का मुंह भी मेरा गला देख खुला का खुला रह गया। मेरे गले से वो डायमंड पेंडेंट वाली चेन गायब थी। माँ तुरंत उस रास्ते की तरफ गईं मैं जहाँ से वापस आई थी। पापा चोर चोर चिल्लाते हुए सभी सहयात्रियों के साथ शौचालय की ओर दौड़े। वहाँ कोई नहीं था। चेन खींची गई, ट्रेन रुकी, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं तो उन आँखों में ही खोई थी, चेहरा ठीक से याद नहीं था। बुआ की कई महीनों की बचत से अपनी भतीजी के लिए खरीदी गई उस चेन को वो आंखें लेकर चंपत हो गईं। मेरे पास अपनी आंखों के मनचलेपन को कोसने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस बात को बरसों बीत गए। आज भी कभी कभी नींद में अपनी गर्दन पर अक्सर एक हाथों की फिसलन सी महसूस करती हूँ और डर कर चिल्लाने लगती हूँ। हर साल विजयादशमी उन आँखों की याद दिलाती है और सुबह से ही मैं गर्दन में पहनी चेन उतार देती हूँ। पति और बेटियाँ मेरी इस हरकत पर मेरा मजाक उड़ाते हैं। पति पूछते हैं, जब सिंदूर खेला खेलोगी ही नहीं तो फिर चेन उतारने का नाटक क्यों? मैं बस आंखें बंद कर उस छुअन को महसूस करने की कोशिश करती हूँ। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी हुई कहानी विजयादशमी सिंदूर खेला। कुछ कुछ पहले प्यार की खुशबू से सनी हुई उस पहली छुअन की कहानी, जो धोखा और नुकसान खाने के बाद भी आज तक नायिका महसूस करती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे।
हिंदी की उम्दा कहानियाँ सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।